सभी ने मेरा मजाक उड़ाया। फिर एक दिन काफ़ी देर से रसोई घर के दरवाजे से मैं मिसेस खन्ना को रोटी बनाते हुए देख रही थी। वे बार बार पतली रोटी बेलने की कोशिश में रोटी और बिगाड़ देती। हर बार आटा बेलन पर चिपक जाता। झुंझलाकर उन्होंने मोटी सी रोटी तवे पर सेकने के लिए डाल दी तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। क्यों भाभी जी, रोटी बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। हंसकर मैंने कहा, आप इधर कब से खड़ी हैं, आइए बैठिए। देखिए ना, इतनी देर से रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर बार भारत का नक्शा बन जाता है। वह खिलखिला के हंस पड़ी। उनके हाथ से बेलन लेकर मैंने कहा, लाइए मैं रोटी बना देती हूँ। मेरी रोटी फूलते देखकर वह खुश हो गई थी। क्या करें, हमसे तो रोटी नहीं फूलता। डॉक्टर ने पूरी पराठा सब खाने से मना किया है। नर्सिंग होम में तो रोटी मिलती थी खाने में। घर में आकर हमको रोटी बनाना सबसे कठिन काम लगता है। आप फिक्र मत करिए, भाई साहब के लिए रोज़ गरम गरम रोटियां मैं बना दिया करूँगी। और फिर काफ़ी दिनों तक मैंने गरम रोटियां खन्ना साहब के घर पहुँचाई। खन्ना साहब का घर पास ही था, इसीलिए मुझे कोई परेशानी भी नहीं थी। क्या रोटियां बनाती हैं आप? समय की पाबंदी से घड़ी 1 बजना चाहे भूल जाए, लेकिन आपका रोटी पहुंचाने का समय कभी नहीं बदलता। खन्ना भाई साहब के चेहरे पर संतुष्टि देखकर मुझे खुशी की अनुभूति होती। खन्ना साहब के बच्चे पुणे हॉस्टल में रहते हैं। खन्ना साहब हमारे पड़ोसी हैं। रिटायर होने में कुछ महीने ही बाकी हैं, इसीलिए ज़्यादातर छुट्टी लेकर ताश पार्टियों में समय व्यतीत करते हैं। हर वक्त उनके यहाँ जमघट लगा रहता है, लेकिन जब से उन्हें दिल का दौरा पड़ा तब से लोगों का आना जाना कम होने लगा। हाँ, पड़ोसी होने के नाते हम लोगों ने खन्ना साहब की दवा फल नर्सिंग होम लाने पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। कई बार अभय नर्सिंग होम का चक्कर लगाते मिसेस खन्ना को मैं हिम्मत बंधाती कि हम लोगों के रहते वह बिल्कुल फिक्र ना करें। मिसेस खन्ना का मेरे व्यवहार पर आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि हम लोगों का उनके घर कभी ताश या पार्टी में आना जाना था ही नहीं। हमारा मिलना जुलना होली दिवाली तक ही सीमित था। खन्ना साहब की तबीयत पहले से काफ़ी सुधर गई तो लोगों ने फिर उनके घर मजमा लगना शुरू कर दिया था। रात के 12 बजे तक ताश की मंडली जमने लगी थी। चाय कॉफ़ी का दौर फिर पहले की तरह शुरू हो गया तो हम लोगों का आना जाना कम हो गया। उस दिन मेरी गैस खत्म हो गई थी। सोचा कि मिसेस खन्ना के पास तो 2-2 सिलेंडर अलग से रखे रहते हैं, और कल ही उनकी नई गैस भी आई थी। उनसे सिलेंडर मांग लूँ, 1-2 दिन में मेरी आ जाएगी तो वापस कर दूंगी। हालांकि कुछ भी ना मांगने का मेरा उसूल मेरे पैर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, फिर भी हिम्मत कर ली मैंने। मिसेस खन्ना के ड्राइंग रूम के बाहर मैंने पैर ठिठक गए थे। अरे वो रोटियां तो मैं कुत्ते को फेंक दिया करती थी और बदले में इडली और सांभर खूब भेजा करती थी। मिसेस खन्ना की आवाज़ ने मेरे कदम शिथिल कर दिए थे। अंदर से आती आवाज़ मेरे कानों में गर्म शीशा उड़ेल रही थी। कॉल बेल पर हाथ रखते ही अपना नाम सुना तो हाथ वहीं रुक गए। मिसेस मेहता को तो लेखिका बनने का भूत सवार है। ठीक कहती हो तुम। वह खुद को ना जाने क्या समझती हैं। पूरा जाड़ा बीत गया, हम सब महिलाएं मिलकर धूप में बैठती हैं, पर उन्हें गपशप करने की फुर्सत ही नहीं है। शारदा का स्वर था, क्या मिसेस मेहता की कोई कहानी छपी है कहीं? मिसेस मीना मुंह में पान रखती हुई बोली, हाँ सुना तो है, स्थानीय पत्रिका में छपी है कोई कविता, लेकिन कौन पढ़े। मैंने एक दिन मिसेस मेहता से कहा था कि हमारे लेडीज क्लब की मेंबर बन जाएं, तो पूछने लगी क्या होता है क्लब में। मैंने बताया 500 रुपये महीने सब सदस्यों से लेकर जमा करते हैं, और किसी घर में महीने में एक बार ताश पार्टी होती है, वहीं रुपए खर्च हो जाते हैं चाय नाश्ते में। तो मिसेस मेहता ने माफ़ी मांग ली थी, ये कहकर कि ताश तो मैं कभी खेलती नहीं, कुछ आता हो तब तो क्लब की सदस्य बने। हाँ हाँ, जोरदार ठहाके गूंज गए। हमारे पति तो सब पोथी पत्रा आग में झोंक दें, और नहीं तो क्या। एक एक आवाज़ जानी पहचानी है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख मिसेस खन्ना की बातों से हुआ, और कुछ सुनने की ही हिम्मत मुझ में नहीं थी। खैर, कुछ भी कहिए, आखिर उन्होंने भाई साहब के लिए बहुत दिन तक
गरम गरम रोटियां भेजी तो, वरना वह तो किसी के घर बहुत ज़्यादा आती जाती नहीं। मीना की बातों ने मेरे कदमों की चाल बढ़ा दी और मैं उल्टे पैरों वापस आ गई। घर में आते समय पोस्टमैन को देखा। शायद मेरी कोई रचना या कविता वापस आई है, क्योंकि लिफाफा वही है जो मैंने टिकट लगाकर अपना पता लिखकर रचना के साथ भेजा था, ताकि अस्वीकृति होने पर रचना वापस की जा सके। मम्मी, आपकी रचनाएं संपादक के खेद सहित। रिया हंसी। फिर से कोई कविता या कहानी वापस आई क्या? अभय ने पूछा। मेरी चुभन बढ़ गई। सोचने लगी सब मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मेरी कोई कविता, लेख, कहानी किसी पत्रिका में नहीं प्रकाशित हुई है। यहाँ तक कि जब पोस्टमैन जोर से लिफाफा ग्रिल के अंदर फेंकता है तो वह मेरे दिल पर चोट करता है। मैं क्या करूँ? एक दिन सब कहानी कविताओं में आग लगा दूँ तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी स्थानीय पत्रिका में एक बार मेरी कविता छपने की सूचना मुझे मिली थी। उसी दिन से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। लाओ रिया, देखो तो क्या है। अभय ने हाथ बढ़ाया। मेरे तन बदन में आग सी लग गई। रिया के हाथ से लिफाफा छीन कर के मैं अंदर आ गई। सफ़ेद रंग का मेरे हाथ का लिखा पता, लंबा लिफाफा। मैं समझ गई कोई कविता वापस आई है। रिया की आवाज़ें मेरे कानों में सुइयां चुभ हो रही थी। हमें खेद है, हम आपकी रचना का उपयोग अपनी पत्रिका में नहीं कर पा रहे हैं। अन्यत्र उपयोग के लिए रचना वापस की जा रही है। वही रटे रटाए से कुछ वाक्य जो कहानी कविता की वापसी की अवस्था के बाद सुनने या पढ़ने को मिलते थे। तकिए के नीचे लिफाफा रखकर आंख बंद कर मैं लेट गई। मुझे मन से लिफाफा खोलकर देखने की इच्छा नहीं हुई। नहीं, अब और हंसी नहीं उड़वाऊंगी अपनी। आज ही सारी कहानियाँ कविताओं को आग लगाकर खत्म कर डालूंगी। ना रहेगा वासना, बजेगी बांसुरी। नाराज हो गई क्या मैडम? एक कप चाय नहीं पिलाओगी? अभय ने पलंग पर लेटते ही चिकोटी काट ली। मैं चुपचाप उठी और किचन में चाय का पानी गैस पर चढ़ाकर विचार मग्न हो गई। आज के बाद सब खत्म कर दूंगी। कभी कागज पेन को कोई रचना लिखने के लिए हाथ नहीं लगाऊंगी। अरे भाई, कहाँ हो मैडम? यह देखो तुम्हारी कहानी का 10,000 रुपये का चेक आया है। अभय ने पलंग पर उछलते हुए कहा तो जल्दी से आकर मैंने झपट कर लिफाफा छीन लिया। बेकार में मुझे चिढ़ा रहे हैं यह सोच कर, लेकिन यह क्या, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। संपादक के अभिवादन सहित पर मेरी निगाहें स्थिर हो गई। क्या ये सच है? इतनी बार निगाहों ने संपादक के खेद सहित पढ़ा है। अनगिनत रचनाएं वापस आ जाती हैं। इसी डर से आज मैं लिफाफा खोल कर नहीं देख रही थी। जंगल की आग की तरह यह खबर कॉलोनी में फैल गई। अगले दिन सब पड़ोसी ने मिठाई खाने और मुबारकबाद देने आई। सबकी जुबान पर प्रशंसा थी। सब मेरी तारीफों के पुल बांधते जा रहे थे। अब तो हम शान से कहेंगे कि लेखिका मोनिका मेहता को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ जानते ही नहीं, हम कहेंगे कि मिसेस मेहता हमारी खास मित्रों में से एक है। मन ही मन मुस्कुराती हुई मैं मुखौटों को पहचानने की कोशिश कर रही थी।